अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा है। फाइनली एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ और मैं इंशाल्लाह वर्ड टू वर्ड बायोलॉजी को आपको पढ़ाऊँगी। और अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें ना मैं आपको इससे पिछली वाली वीडियो में स्टमक का थोड़ा सा वो बता चुकी हूँ, स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टमक का ना। फिर वो वीडियो खुद ही से बंद हो गई, तो उसके बाद मैंने कहा चलो नई वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम ना पढ़ चुके हैं स्टमक एक ऑर्गन है, तो अगर एक ऑर्गन है तो ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना होता है, तो स्टमक भी एक ऑर्गन है, स्टमक भी टिश्यू से मिलकर बना होगा। कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बना हुआ है ये हम बात पहले पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में भी अच्छे से दिखाया कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं। ये देखिए, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू होता है जो लाइनिंग बना रहा होता है। ये देखिए, ये स्टमक की ना लाइनिंग बना रहा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू एक तो स्किन को कवर करता है, दूसरा बॉडी की जो कैविटीज़ होती है ना उनको कवर करता है। तो ये अंदर खाली जगह ही है ना, कैविटी है, तो कैविटी को जो कवर कर रहा है, कैविटी की जो लाइनिंग बना रहा है वो एपिथेलियल टिश्यू है। ये देखें, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये देखें, ये इधर भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये एपिथेलियल टिश्यू के बिल्कुल नीचे कनेक्टिव टिश्यू। इन्होंने ना स्टमक की जो थोड़ी सी वॉल है उसको काट के दिखाया हुआ है। मतलब अगर स्टमक की मैं थोड़ी सी वॉल काट के आपको दिखाऊं तो ऐसी होती है। सबसे अंदर की तरफ एपिथेलियल टिश्यू होता है जो लाइनिंग बना रहा होता है। फिर एपिथेलियल टिश्यू के बाहर की तरफ ना कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं ताकि ब्लड सप्लाई देना, हर चीज़ को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, तो ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अंदर नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होती हैं, ठीक है। इसकी ये मसल टिश्यू की 3 लेयर्स होती हैं, इतनी मोटी मसल की वॉल है। और फिर सबसे बाहर की तरफ मजीद कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसको कहते हैं आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये सबसे बाहर की तरफ है, ठीक है। इतना से इन्होंने स्टमक की वॉल जो है ना उसको काट के दिखाया हुआ है। सबसे अंदर की तरफ ये, उससे बाहर, उससे बाहर, उससे बाहर, ठीक। अब हम इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। इसके अलावा ना एक और बात अहम बता दूँ, ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना जो लाइनिंग बना रहा होता है, टिश्यू है तो टिश्यू किससे मिलकर बना होगा, सेल से। तो एपिथेलियल टिश्यू तो होता है ना जो सेल से मिलकर बना होता है, ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ना इनको कहते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंड ऐसी चीज़ को कहते हैं, वो स्ट्रक्चर है जिसने कुछ ना बनाना होता है, कुछ रिलीज़ करना होता है, ठीक है। ग्लैंड ये काम करता है, इसने कुछ ना कुछ सिक्रीशन रिलीज़ करनी होती है। तो ये भी ग्लैंड है, इसने कुछ ना कुछ सिक्रीशन रिलीज़ करनी। क्या सिक्रीशन रिलीज़ करनी है, मसला ये है कि हमारे स्टमक के अंदर ना एक्चुअली ये होता है कि जाहिर सी बात है आप खाना खा रहे हो, खाने के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, बैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं, ठीक है। उन बैक्टीरिया वगैरह को भी तो किल करना है ना जो खाने के अंदर मौजूद है, हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो उस खाने के अंदर बैक्टीरिया होंगे जो आप बाहर से कुछ गंद वगैरह खा रहे हो, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जब स्टमक के अंदर आते हैं तो स्टमक के अंदर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पे ना ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स ने क्या करना होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करना होता है। ये जो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब है, इस तेज़ाब ने क्या करना है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, बैक्टीरिया वगैरह को किल करना है। एक तो ये HCl का काम है। दूसरा हमारे पास ना यहीं पे यही वाली जो लाइनिंग होती है ना, इस लाइनिंग ने एक और इंजाइम रिलीज़ करना होता है। उस इंजाइम का नाम होता है पेप्सिनोजन। ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, ये पेप्सिनोजन एंजाइम, इसको रिलीज़ करना होता है, ये पेप्सिनोजन एंजाइम, ठीक है। ये वाला, ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है ना, इसका मकसद है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, क्योंकि स्टमक का काम ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। लेकिन मसला ये है, ये पेप्सिनोजन एंजाइम ना इनएक्टिव होता है, तो इसको एक्टिव करने के लिए भी HCl का ही फंक्शन होगा। मतलब HCl ही इस पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिव करेगा उसकी पेप्सिन फॉर्म के अंदर। उसकी पेप्सिन फॉर्म एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। ये देखें, ये पेप्सिनोजन है, इस पेप्सिनोजन को उसकी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करना है, वो HCl की मदद से होता है काम। सही हो गया। तो ये जो HCl है ना, अब ये इतना ख़तरनाक तेज़ाब यार, अगर HCl आपकी स्किन के ऊपर गिर जाए ना तो आप देखोगे आपकी स्किन झुलस के रह जाएगी। जिस तरह कुछ लड़कियों के केसेस आते हैं, उनके मुंह पे तेज़ाब फेंक दिया गया तो उनकी शक्ल कैसी बिगड़ जाती है। तो वो HCl तेज़ाब है, तो वो तेज़ाब जो आपके स्टमक के अंदर अगर मौजूद है तो स्टमक की लाइनिंग को ख़राब कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ना कुछ ग्लैंडुलर सेल्स रखे हैं। वो सेल्स म्यूकस रिलीज़ करते हैं। उस म्यूकस ने क्या करना है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देनी है आपके स्टमक के इर्द गिर्द, ठीक है। ये जो आपके पूरा का पूरा स्टमक है ना, इसके इर्द गिर्द एक कवरिंग बना देनी है, एक लेयर बना देनी है, ताकि वो जो एसिड है ना वो स्टमक की जो वाल है उसको डैमेज ना कर सके। इसलिए ये देखें, बिल्कुल वही बात यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है। ये देखें, सॉरी बार बार हिल जाता है। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इनर वॉल जो होती है ना एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना ग्लैंडुलर इन नेचर, उसके छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं और उन ग्लैंड्स का क्या काम होता है, म्यूकस क्रिएट करना, ठीक। म्यूकस का क्या फंक्शन है, म्यूकस ने क्या करना है, इनर वॉल को लाइन करना है स्टमक की एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द एसिड। और वो जो एसिड स्टमक के अंदर रिलीज़ हो रहा था उस एसिड से बचाना है उस लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग को, ठीक है। द टिश्यू, इसी तरह ही जो एपिथेलियल टिश्यू ना, एक तो उसने ग्लैंडुलर,
एक तो वो म्यूकस रिलीज़ करना है, दूसरा उस टिश्यू ने एक और चीज़ रिलीज़ करनी है, उसका नाम है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस को भी रिलीज़ करना है। वो जो गैस्ट्रिक जूस होता है ना, गैस्ट्रिक कहते हैं स्टमक को, और जूस ये स्टमक के अंदर जूस है तो गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर ना एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन एंजाइम ही देखिए, पेप्सिनोजन एंजाइम है। ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है ना, ये ज़रूरी है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, क्योंकि जो प्रोटीन जो गोश्त आपने खाया है उसकी जो डाइजेशन है, कंप्लीट नहीं पार्शियल डाइजेशन, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं स्टमक का मकसद है पार्शियल डाइजेशन करना प्रोटीन की, ठीक है, कंप्लीट नहीं, क्योंकि बाकी जो डाइजेशन होगी वो आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगी, ठीक है। तो वो जो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिनोजन ज़रूरी है। ये पेप्सिनोजन जो है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कि पेप्सिन फॉर्म है, और उसके लिए भी HCl ज़रूरी है। तो वो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर ना पेप्सिनोजन होता है। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, सही है, एंजाइम होता है। इस एंजाइम की क्यों ज़रूरी होता है? फॉर प्रोटीन डाइजेशन, ये प्रोटीन डाइजेशन के लिए ज़रूरी था। लेकिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, फॉर एक्टिवेटिंग द पेप्सिनोजन, उसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना है उसकी पेप्सिन फॉर्म के अंदर। ये खुद इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, ठीक है, इसको इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म पेप्सिन फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसने? HCl ने। तो ये एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन हो गया। एपिथेलियल टिश्यू ने चीज़ें रिलीज़ करनी है, एक तो इनर लाइनिंग बनानी है, नंबर 1, नंबर 2 पे इसने ग्लैंडुलर है तो इसने म्यूकस क्रिएट करना है। म्यूकस का क्या फंक्शन है? इनर वॉल की लाइनिंग बनाना और एसिड से बचा के रखना, ठीक हो गया। और इस टिश्यू ने गैस्ट्रिक जूस भी रिलीज़ करना है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है? पेप्सिनोजन एंजाइम होता है। उस एंजाइम ने क्या करना होता है? पार्शियल डाइजेशन प्रोटीन की करनी होती है, और दूसरा इस एंजाइम को उसकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए HCl ज़रूरी है। ये उन्होंने बात लिखी हुई है। एपिथेलियल टिश्यू की हमने बात कर ली, अब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगला दूसरा टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है एपिथेलियल टिश्यू के नीचे मौजूद है। ये देखें, सबसे अंदर की तरफ एपिथेलियल टिश्यू था, ठीक है, सबसे अंदर वाली लाइनिंग, और एपिथेलियल टिश्यू के बाहर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू है। तो इट लाइज बीनीथ द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका मकसद क्या है? नंबर 1, एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, स्टमक की वॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करना, सहारा प्रोवाइड करना, ठीक है। और इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये एपिथेलियल टिश्यू के नीचे इन्होंने ना ये देखिए कनेक्टिव टिश्यू बनाया हुआ है, और ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको नजर आ रही है ग्रीन, ये ब्लू वाली वेन्स हैं और रेड वाली आर्टरीज होती हैं। तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होती हैं। नर्व्स ने क्या करना होता है? जो मसल्स है ना वॉल के अंदर, स्टमक की वॉल के अंदर 3 लेयर मसल्स की, इन मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है? नर्व्स आती हैं, उनको पैगाम देती हैं, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और लिम्फेटिक्स का ना मैं आपको अगर बताऊँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। लिम्फेटिक्स होती क्या है? एक्चुअली सेल है, ठीक है, ये आपको पता है हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर टिश्यूज़ बना रहे होते हैं। तो ये इस तरह करके सेल्स ना आपस में, फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है जिसमें सेल्स ऐसे करके पड़े हुए हैं। अब सेल्स के दरमियान में ये जो होता है ना, इसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू है ना पूरा, तो ये जो सारा इर्द गिर्द फ्लूइड मौजूद है ना, इसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड है। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लड वेसल आ रही है, कैपिलरी आ रही है। ब्लड वेसल में ना 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। लेकिन जो सेल्स के पास आती हैं वो कैपिलरीज होती हैं, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे, ठीक है। जो कैपिलरीज होती हैं ना, ऐसे करके इन्होंने ब्लड देना होता है इसको। कैपिलरीज में से ब्लड निकलता है, वो ब्लड पहले इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर आता है, और टिश्यू फ्लूइड से फिर सेल उस ब्लड के अंदर, वो जो टिश्यू फ्लूइड है ना, उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं और ग्लूकोज ले लेते हैं, और अपना वेस्ट प्रोडक्ट सारा इसमें फेंक देते हैं, ठीक। और ये दोबारा कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। अब मसला ये है कि कैपिलरीज जो है ना वो लीकी हैं, लीक हो के उनमें से फ्लूइड निकल के यहाँ पे आई जा रहा है टिश्यू फ्लूइड के अंदर। इस तरह तो कैपिलरीज का सारा फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड में भरता रहा, ये तो सारा फ्लूइड इधर ही भरता रहेगा ना। तो इस फ्लूइड को दोबारा ब्लड के अंदर भी पहुँचाना है। ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, ये जो यहाँ पे बस थोड़ा टिश्यू फ्लूइड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस टिश्यू फ्लूइड को दोबारा ब्लड के अंदर वापस पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा हुआ है, उसको लिम्फेटिक्स कहते हैं। वो लिम्फेटिक्स क्या करती हैं? ये जो टिश्यू फ्लूइड है ना, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आई जा रहा है, उनको पकड़ती हैं टिश्यू फ्लूइड को, और पकड़ के दोबारा जाके ब्लड में डाल देती हैं। तो ये लिम्फेटिक्स होती हैं। वो लिम्फेटिक्स और नर्व्स और ब्लड वेसल्स तीनों किसके अंदर मौजूद हैं? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास तीसरी लेयर है मसल की लेयर। मसल की जो एक्चुअली स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, हमने पढ़ा था 3 तरह के मसल होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। तो स्मूथ मसल जो होते हैं ना, वो यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक हो गया, क्योंकि कार्डियक मसल तो हार्ट की वॉल के अंदर होने हैं। स्केलेटल मसल वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। स्मूथ मसल्स की भी 3 लेयर्स होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। सबसे जो स्मूथ, ये देखें, ये स्मूथ मसल उन्होंने दिखाया हुआ है, ये मसल टिश्यूज़ के 3 लेयर्स हैं, 1 2 3 लेयर हैं। जो सबसे बाहरी वाली लेयर होती है ना, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। जो दरमियान वाली लेयर होती है वो सर्कुलर लेयर है। जो अंदर वाली लेयर होती है वो ऑब्लिक लेयर होती है। आप याद कर लो LCO निमोनिक बना के, LCO एक निमोनिक बना लें। LCO में क्या है? जो सबसे बाहर वाली लेयर है लॉन्गिट्यूडिनल, L से लॉन्गिट्यूडिनल, जो दरमियान वाली है C से सर्कुलर, और जो अंदर वाली है O से ओब्लिक। सही हो गया। तो ये 3 लेयर्स मसल्स की होती हैं। अब मसल का मकसद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे,
ताकि जो फूड है ना वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाए, ताकि जो खाना स्टमक के अंदर आया हुआ है वो जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ हुआ है जिसके अंदर पेप्सिनोजन एंजाइम उसके साथ मिक्स हो, क्योंकि जब खाना उसके साथ मिक्स होगा ना तभी तो वो पेप्सिनोजन एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद है वो उस खाने को डाइजेस्ट कर पाएगा, है ना। तो इसलिए स्टमक की बोलना ऐसे करके, जिस तरह ग्राइंडर नहीं होता उस तरह कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहती, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरह करके, ताकि अच्छे तरीके से खाना जो है ना वो मिक्स हो जाए गैस्ट्रिक जूस के साथ, सही है। फिर चौथी लेयर है आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर। सबसे बाहर की तरफ ये लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, ये देखें ये सबसे बाहर वाली की तरफ है, इसलिए इसको कहते हैं आउटर कनेक्टिव टिश्यू। आउटर मोस्ट लेयर होती है सबसे बाहर वाली लेयर दैट एनसर्कल द स्टमक, जिसने पूरे स्टमक को कवर किया हुआ है, और स्टमक को कनेक्टिव टिश्यू का काम ही सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, स्टमक को इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।